ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 12 एंड करने के बाद आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 13। लेक्चर नंबर 12 तक हमने सीखा है वाष्प दाब। वाष्प दाब में अवनमन, हमारा वाष्प दाब में कमी कैसे होती है। विलय पदार्थ मिलाने के बाद उस शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में कमी आ जाती है। ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर सीख लिया है। आज हम क्या सीखेंगे, राउल्ट का नियम। क्या सीखेंगे, राउल्ट का नियम। अब ये क्या बताता है, राउल्ट का नियम, ये क्या हमें बताता है। ये वाष्प दाब से संबंधित ही है। अभी वाष्प दाब यानी कि हमारा दूसरा अनुसंख्या गुण खत्म नहीं हुआ है। अभी उसके बारे में हम बहुत अच्छे से डिटेल में अंदर जाएंगे कि वाष्प दाब हमारा जो कम होता है वो कैसे होता है। अब देखिए, राउल्ट का नियम आपको क्या बताता है। आपने कोई शुद्ध विलायक लिया, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब आपने पी नोट माना है, उसमें विलय पदार्थ आपने मिला दिया है। विलय पदार्थ मिलाने के बाद वो क्या हो गया है, पीएस हो गया है, विलयन का वाष्प दाब। उसमें कमी आएगी, वो डेल्टा पी से हमने निकाल लिया है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये सब सीखा है। अब जो उस विलयन का वाष्प दाब होता है पीएस, विलय पदार्थ मिलाने के बाद, अब ये जो वाष्प दाब होता है ये किस बात पे डिपेंड करता है, किस बात पे निर्भर करता है, ये हमें कौन बताएगा, राउल्ट का नियम। यही आप ये समझ लो कि कम होने के बाद जो वो हो जाता है, कम होने के बाद जो जितना रह जाता है वो किस बात पे डिपेंड करता है, ये कौन बताएगा हमें, राउल्ट का नियम। माना कि हमने कोई पात्र में कोई शुद्ध विलायक भरा है, कोई शुद्ध विलायक भरा है जिसका वाष्प दाब हम कितना मान रहे हैं, पी नोट। अब हमने इसमें विलय पदार्थ मिलाया है जो कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा है। मैं एक बार बस आपको ये मुझे अच्छे से समझाना है इसलिए मैं बता देता हूँ। विलय पदार्थ मिलाने के बाद ये शुद्ध विलायक था, विलायक के अंदर विलय मिलाने के बाद ये विलयन हो जाएगा। तो इस विलयन का वाष्प दाब कितना हो जाएगा हमारा, पी एस। और हमने सीखा था कि पी डेल्टा पी इज इक्वल्स टू पी एस माइनस पी नोट, सॉरी पी नोट माइनस पी एस, हमारा पी नोट माइनस पी एस। ये हमारा कम हो जाता है ना, कम हो जाता है तो ज़्यादा में से ये वाला घट जाएगा, ये वाला हमने सीखा है। अब ये विलय पदार्थ मिलाने के बाद ये कितना रह जाता है और ये किस किस बात पे डिपेंड करता है, ये कौन बताएगा, राउल्ट का नियम। मतलब राउल्ट ने ये चीज़ अध्ययन किया और स्टडी करने के बाद उन्होंने ये हमें दे दिया। अब वो पढ़ेंगे हम। लिखिए, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार जब शुद्ध विलायक में विलय पदार्थ मिलाया जाता है, जब शुद्ध विलायक में विलय पदार्थ मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब, तो विलयन का वाष्प दाब, तो विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, लिखिए शुद्ध विलायक का वाष्प दाब तथा विलायक के मोल प्रभाज्य के, तथा विलायक के मोल प्रभाज्य के गुणनफल के बराबर होता है। विलायक के मोल प्रभाज्य के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए स्टूडेंट्स, हमने कोई शुद्ध विलायक लिया है, उसका वाष्प दाब हमने पी नोट माना है, उसमें विलय पदार्थ मिलाने के बाद उस विलयन का वाष्प दाब पी एस हो जाता है। ये बात आपको पता है। अब जो विलयन का वाष्प दाब होता है, जो हमारा विलयन बन गया है, उसका वो वाष्प दाब अब किस किस बात पे निर्भर करता रहता है। आप खुद सोचिए, विलयन कब बना, वो जब हमने इसमें क्या डाला, विलय पदार्थ मिलाया। अब विलय पदार्थ क्या करता है, वाष्प दाब में कमी कर देता है, वाष्प दाब में कमी कर देता है। जितना विलय पदार्थ आप मिलाते चले जाओगे वाष्प दाब में उतनी कमी होती चली जाएगी। ये आपने सीख लिया है, ठीक है। बट उस विलयन का वाष्प दाब अब कितना रह गया है, वो किस किस बात पे डिपेंड करेगा, उसका पहले वाष्प दाब कितना था, उसका पहले वाष्प दाब कितना था हमारा उस विलायक का, ठीक है। ये पी नोट होता है एक तो इस पे, और उस विलायक का पहले मोल प्रभाज्य कितना था, उस विलायक का पहले मोल प्रभाज्य कितना था, ये और मैं आपको समझा देता हूँ। चलो देखते हैं। ये हमारा कोई शुद्ध विलायक है, इसका पी नोट है हमारा वाष्प दाब, ये हमारा शुद्ध विलायक है। विलय पदार्थ मिलाने के बाद इसमें मैंने कौन ऐड कर दिया है, इसमें मैंने विलय मिला दिया है, तो ये हमारा विलयन बन गया है। इसका वाष्प दाब कितना है, पी एस। वो पी एस किस पे डिपेंड करता है, क्या इसका वाष्प दाब पहले कितना था, इस बात में निर्भर नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो हमने इसे भी ऐड किया। और स्टार्टिंग में इस विलायक का मोल प्रभाज्य कितना था। मोल प्रभाज्य वास्तव में क्या होता है, मोल प्रभाज्य वास्तव में मोलों का अनुपात होता है। और मोल क्या होते हैं, कितना लिया गया है,
कितना मात्रा उसकी ली गई है, कितना भार है और कितना उसका मोलर द्रव्यमान है, यही तो मोल होता है ना हमारा। तो मोल प्रभाज्य को हम दो वजह से लेते हैं। देखो मैं आपको समझाता हूँ। अब मोल प्रभाज्य की कैलकुलेशन बहुत ईजी होती है, ये बात तो आपको पता है, मोल्स के डायरेक्ट थ्रू आप इसे निकाल सकते हैं। एक बात हमारी ये है। दूसरी ये क्या है हमारी, जो हमारा मोल प्रभाज्य है वो किस पे निर्भर करता है, वो ताप पर निर्भर नहीं करता है, ये बात आपको पता है। मोल प्रभाज्य ताप पर निर्भर करने वाली सांद्रण इकाई है, ये हमने पढ़ लिया है। जब ये ताप पे निर्भर नहीं करती है, हम क्या निकाल रहे हैं, वाष्प दाब। वाष्प दाब किससे प्रभावित हो जाता है, ताप से प्रभावित हो जाता है। वाष्प दाब किससे प्रभावित होता है, ताप से। जब ये ताप से प्रभावित होता है तो यहाँ पे ऐसी सांद्रण इकाई लेनी होगी हमें, क्योंकि उसकी कुछ ना कुछ सांद्रता तो होगी। वो हम किसके रूप में बता रहे हैं, हम मोल प्रभाज्य के रूप में। अब मोल प्रभाज्य एक ऐसी सांद्रण इकाई है जो ताप पे निर्भर नहीं करती, और वाष्प दाब भी ताप पे निर्भर करता है। तो यहाँ पे कोई ऐसी इकाई लेनी होगी जो ताप पर निर्भर ना करती हो, क्योंकि अगर ताप बदलेगा ना तो वाष्प दाब भी बदलेगा और वो सांद्रण इकाई भी बदल जाएगी, यही बात है ना। तो विलयन का वाष्प दाब, अब स्टेटमेंट मैच कीजिए। जब किसी शुद्ध विलायक में किसी विलेय पदार्थ को मिलाया जाता है तो उस विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब तथा विलायक के मोल प्रभाज्य के गुणनफल के बराबर होता है। ये जो स्टेटमेंट राउल्ट ने दिया है, ये जो बात राउल्ट ने बताई है, ये उन्होंने इस इक्वेशन से बताई है। बट ये इक्वेशन उन्होंने प्रैक्टिकली प्रूव की पहले, मतलब पहले उन्होंने इस चीज़ को अप्लाई करके चेक किया और ये होता भी है या नहीं होता है। बट रियली में ऐसा होता है कि विलयन का वाष्प दाब उसके पहले वाष्प दाब पर और उसकी मात्रा पर निर्भर करता है। अब इसका कोई भी डेरिवेशन हमारे पास में नहीं है, ये डायरेक्ट एक स्टेटमेंट है। बट इसको उन्होंने कैसे किया वो आपको मैं अभी समझाता हूँ कि उन्होंने कैसे किया होगा। मतलब ये है कि उन्होंने कैसे पता लगाया होगा कि ये समीकरण कैसे दी होगी उन्होंने, मेन बात ये है। जब इसका कोई डेरिवेशन नहीं है तो फिर समीकरण कैसे आई है। देखिए सपोज करें कि हमने कोई 3 अलग अलग विलायक लिए है। ये हमारा यहाँ पे कोई एक विलायक है, शुद्ध विलायक, ये भी हमारा एक विलायक है, ये हमारा विलायक ए है, ये विलायक बी है और ये विलायक सी है। इसका मैं वाष्प दाब क्या मानूंगा, पी नोट ए, ये तो मान सकते हैं हम। इसका मैं क्या मान सकता हूँ, पी नोट बी, और इसका मैं क्या मान सकता हूँ, पी नोट सी। नोट को मैंने अब की बार ऊपर लिख दिया, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ विलायक की मात्रा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ विलायक की मात्रा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ विलायक की मात्रा है। मात्रा क्या है हमारा, उसका कुछ ना कुछ भार होगा और उसका कुछ ना कुछ मोलर द्रव्यमान होगा। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे हमारे क्या है, मोल्स है ना, n बराबर W/m0। यहाँ पे भी हमारे मोल्स है, यहाँ पे भी हमारे कुछ ना कुछ विलायक के मोल है और यहाँ पे भी हमारे विलायक के कुछ ना कुछ मोल्स है। जब हमारे कुछ मोल है तो मैं क्या मोल फ्रैक्शन यानी कि मोल प्रभाज्य की बात कर सकता हूँ ना। अब यहाँ पे विलायक का मोल प्रभाज्य और विलायक का वाष्प दाब होगा हमारे पास में। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसमें भी विलेय पदार्थ मिला के देखा, इसमें भी विलेय का कुछ मात्रा मिला के देखी और इसमें भी मिला के देखी, तीनों में अलग अलग मात्रा मिला के देखी। और उन्होंने देखा कि जो इनका विलयन का वाष्प दाब हो जाता है विलेय पदार्थ मिलाने के बाद, वो इसका पहले कितना था और इसकी मात्रा कितनी ली गई थी, उसकी मल्टीप्लाई करके देखी तो कुछ ना कुछ मान आया होगा हमारा। फिर इस वाले केस में भी ऐसे ही करके चेक किया और फिर इस वाले केस में भी ऐसे ही चेक किया होगा। अब इससे क्या हुआ होगा, वो बार बार इसकी मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आ रहा होगा, इनके मोल प्रभाज्य और इनका वाष्प दाब इनकी मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणनफल के बराबर आ रहा होगा। और जब गुणनफल के बराबर आ रहा होगा तो उन्होंने ये संबंध स्थापित कर दिया, ठीक है ना। तो वास्तव में किसी विलयन का वाष्प दाब उसके विलायक के वाष्प दाब तथा विलायक के मोल प्रभाज्य के गुणनफल के बराबर होता है। यही क्या हमारा राउल्ट का नियम। अब एक कन्फ्यूज़न यहाँ पे होता है, मैं आपको बताता हूँ क्या। बच्चे ये सोचते हैं, मतलब स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि जो विलयन का वाष्प दाब है कहीं ना कहीं वो विलेय की मात्रा से प्रभावित हुआ है। किससे, विलेय की मात्रा से। बिल्कुल, विलेय जितना आप ऐड करोगे उससे प्रभावित होगा। पर जब आप विलेय पदार्थ मिलाते हो ना, उसकी वजह से तो कमी आती है। अब वो कमी क्या होती है, डेल्टा पी, वो कमी होती है विलेय की मात्रा के कारण। अभी हम कमी नहीं बता रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि विलेय पदार्थ मिलाने के बाद वो कितना रह जाता है, वो कितना हो जाता है, ये हम बता रहे हैं पीएस से। और पीएस किस पे डिपेंड करता है, पी नोट और उस विलायक के मोल प्रभाज्य पर। तो आपने इसमें विलेय का नाम नहीं सुना, समझे ना, इसलिए विलेय का नाम नहीं सुना आपने, क्योंकि यहाँ पे विलयन का बता रहे हो कितना रह जाता है, कमी नहीं बता रहे हो आप। तो ये चीज़ आपको कंफ्यूज मत होना इससे। वैसे मैं आपको बताऊंगा कि कमी वास्तव में प्रूव करके दिखाऊंगा कि विलेय की मात्रा के कारण ही होता है।
वैसे मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर और बताया भी है ये आपको, बट अब की बार एक फॉर्मूला आएगा इससे। ये क्या हमारा राउल्ट का नियम। अब मैं इसे क्या कर सकता हूँ, वाष्प दाब वाली टर्म को भी मैं इसी साइड ले जाता हूँ, पी एस अपॉन पी नोट मोल पर भाज किसके, हमारे विलायक के। क्या मैं इसे समीकरण 1 दे दूँ अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये हमारी क्या है, समीकरण नंबर 1। अब देखिए, हम जानते हैं कि हम तो बहुत सारी बातें जानते हैं। यहाँ पे कौन सी लिखनी है हमें, किसी विलयन में चाहे कितने भी घटक उपस्थित हो, विलयन का कुल मोल प्रभाज हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये बात आपको मैंने बताई हुई है जब मैंने आपको मोल प्रभाज पढ़ाया है। विलयन में कितने भी घटक उपस्थित हो उनका मोल प्रभाज हमेशा 1 के बराबर रहता है। मुझे यहाँ पे किसका मान चाहिए, काई विलायक। काई विलायक का मान कहाँ पे है, ये रहा। कितना होगा ये, काई विलायक का मान आपको निकालना है, तो आप इसे इधर लेके आए तो ये हो जाएगा 1 माइनस काई विलय। वन माइनस काई विलय। अब इस मान को मैं समीकरण नंबर 1 में रख देना चाहता हूँ। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर अब देखिए कितना हो जाएगा। काई विलायक आप यहाँ पे रखिए, पी एस अपॉन पी नोट, पी एस अपॉन पी नोट 1 माइनस काई विलय। कितना हो गया, काई विलय। ये यहाँ पे पुट करने के बाद अब मैं काई विलय का मान निकालना चाहता हूँ यहाँ से, तो मैं इसे इधर ले लेता हूँ और इस पूरी टर्म को इधर ले लेता हूँ। काई विलय बराबर 1 माइनस पी एस अपॉन पी नोट। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। काई विलय बराबर, ये एलसीएम लेने के बाद पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट हो जाएगा। ये क्या है हमारा, पी नोट माइनस पी एस, डेल्टा पी। काई विलय बराबर डेल्टा पी अपॉन टी नोट। अब ये बताइए ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा, आर एल वी पी, रिलेटिव लॉबरिंग इन वेपर प्रेशर। वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन, वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन। लेक्चर नंबर 12 यहीं पे एंड हुआ था, वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन। ये हमारा फॉर्मूला है। अब राउल्ट का दूसरा नियम, राउल्ट का एक ही स्टेटमेंट है। कभी कभी हमने जो स्टेटमेंट अभी तक लिखा है, कभी कभी तो वो वाला काम आ जाता है। काम आने का मतलब कभी कभी तो बुक में ये वाला लिखा मिलता है, और कभी कभी यहाँ से भी एक स्टेटमेंट मिलता है। यहाँ से क्या बताएंगे आप, वाष्प दाब में अवनमन। मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, अर्थात करके एक बात लिख सकता हूँ ना, अर्थात वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अब आप इसे समझे, विलय पदार्थ मिलाने के बाद कमी आती है, ठीक है। अब विलय का पदार्थ मतलब कुछ ना कुछ मात्रा मिलाओगे तो मोल की बात होगी, मोल की बात होगी तो मोल प्रभाज की बात होगी। तो ये मोल प्रभाज किसके है, विलय के। और विलय के मोल प्रभाज के कारण ही तो कमी आती है, तो कुल कमी इसी के बराबर आती है जितनी आप मात्रा मिलाते हैं। क्या ये बात प्रूफ नहीं हो गई है कि हम कितनी मात्रा मिलाएंगे विलय की, उससे ही तो कमी होगी ना। और वो कुल कमी कितनी होगी कि आप कितना मोल प्रभाज मिलाएंगे। अब मोल प्रभाज कोई विशेष बात नहीं होती है। मोल प्रभाज क्या होता है, मोलों की संख्या ही होती है, मोलों का अनुपात ही होता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है। तो ये क्या है हमारा, ये भी हमारा राउल्ट का एक स्टेटमेंट होता है। यहाँ पे से भी आप बोल सकते हैं, अर्थात किसी विलयन का वाष्प दाब में अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। इसे हम राउल्ट का नियम भी कहते हैं। ये तो वो वाली बात आप लिखे, चाहे ये वाली बात लिखे, दोनों ही हमारी करेक्ट होती है। ओके स्टूडेंट्स, आप यहाँ तक नोट करें। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना होगा, इससे हमारे न्यूमेरिकल्स होंगे। देखते हैं कैसे, प्लीज़ नोट डाउन। जो अभी हमने समीकरण प्राप्त किया है ना, जो समीकरण अभी हमने प्राप्त किया है उसे समीकरण नंबर 2 दे दे आप। ये हमारी क्या है, समीकरण 2। देखिए समीकरण 1 क्या थी हमारी, पी एस अपॉन पी नोट
विलायक के मोल पर भाज्य। इस हमने दिया है समीकरण नंबर 1। ठीक है, अभी जो समीकरण हमारी आई है वो क्या है हमारी, डेल्टा पी अपॉन पी नोट विलय के मोल पर भाज्य। ये क्या है हमारी समीकरण नंबर 2। मैं इसे दे देता हूँ, अभी बताऊँगा इससे क्या फ़ायदा है। अभी आप इसे यहाँ तक देख लें। समीकरण 2 को 1 से भाग देने पर, समीकरण 2 को 1 से भाग देने पर, ये हमारी 2 है, ये हमारी 1 है, तो ये वाला इससे भाग दिया जाएगा तो ये नीचे आएगा। विलय के मोल पर भाज्य अपॉन विलायक के मोल पर भाज्य। पी नोट से पी नोट कैंसिल आउट होगा, डेल्टा पी अपॉन पी एस आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेल्टा पी अपॉन पी एस, ये वाली बस मैं इधर लिख ली है। विलय के मोल क्या होते हैं, विलय के मोल पर भाज्य क्या होता है, विलय के मोल बटे कुल मोल, एन कुल, एन टोटल, कुल मोल। मैंने मोल पर भाज्य आपको पढ़ाया है, जिसके बारे में बात करता है उसके मोल और अपॉन में कुल मोल। क्या है हमारा ये विलायक का, तो विलायक के मोल अपॉन कुल मोल। कुल मोल से कुल मोल कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्या आएगा हमारा, डेल्टा पी अपॉन पी एस विलय के मोल, विलय के मोल अपॉन विलायक के मोल। अब इसे भी आप डेल्टा पी को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा पी को आप क्या लिख सकते हैं, पी नोट माइनस पी एस, पी नोट माइनस पी एस। अब ये वो हमारा फॉर्मूला है, ये हमारा वो फॉर्मूला है जिससे हमारे वाष्प दाब में अवनमन के सारे क्वेश्चन होंगे। कितनी कमी हुई है वो सब क्वेश्चन इसी से होंगे। देखिए अब आप ये कैसे करेंगे। वैसे एक क्वेश्चन से मैं आपको ये सारी चीज़ें समझाऊंगा कि ये मतलब एक क्वेश्चन से आपको बताऊंगा कि ये वाला फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं। ये हमारा मेन फॉर्मूला है। अब आपको पता है वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन एक अणुसंख्या गुण है, ये बात हमने प्रूव भी की है, विलय की मात्रा पर निर्भर करता है। वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन जब एक अणुसंख्या गुण है तो अणुसंख्या गुण में कौन शामिल होता है, वन हाफ गुणांक। क्यों? क्योंकि वो विलय पदार्थ भीतर जाके डबल भी हो सकता है, 4 गुना भी हो सकता है, जुड़ भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें हम इसी फॉर्मूले में हम ऑटोमेटिक किसे शामिल करेंगे, आई को। इसे क्या शामिल करेंगे, आई को शामिल करेंगे। अभी हमारे कंप्लीट फॉर्मूला हो गया है, अभी हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट फॉर्मूला। अगर वह विलय पदार्थ एक काल्पनिक यौगिक है तो आई का मान 1 होगा। वो सारा मैंने आपको सब कहाँ सिखाया, वन हाफ गुणांक का एक लेक्चर है उसके अंदर मैंने आपको सिखाया हुआ है। तो इससे हम सारे क्वेश्चन करेंगे। वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन या वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब कितना होगा, सब यहीं से निकाल ले करेंगे। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ। फॉर्मूले को ऐसे ही छोड़ देते हैं। 90 ग्राम यूरिया को 90 ग्राम यूरिया को 25 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम जल में मिलाया जाता है तथा जल का वाष्प दाब 24 टोर है। तो विलयन का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। तो विलयन का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए विलयन का वाष्प दाब आपको निकालना है। विलयन का वाष्प दाब मतलब हमारा PS। अब आप ये देखिए इसमें क्या है, हमारा यूरिया हमारा विलय है और जल हमारा विलायक है, ये बात आपको पता है। अब जल हमारा जब विलायक है तो जल का वाष्प दाब है हमारा, विलायक का वाष्प दाब क्या होता है, P नोट। शुद्ध अवस्था में कितना है हमारा, 24 टोर था ये हमारा स्टार्टिंग में। अब उसने 90 ग्राम क्या मिला दिया इसके अंदर, विलय पदार्थ। अभी देखिए आप समझिए, 100 ग्राम जल के अंदर 90 ग्राम विलय पदार्थ मिला दिया है। ये तो लगभग जितना विलायक था उतने विलय मिला दिया इसने, तो वाष्प दाब में बहुत सारी कमी आ जाएगी।
तो ये पी एस का मान बहुत कम आएगा, इससे कम आएगा। अगर वो यहाँ पे 10 ग्राम मिलाता तो ये 24 से बहुत ही कम घटता। समझ रहे हैं ना, विलय पदार्थ मिलाने के बाद वाष्प दाब में कमी आ जाती है। ये क्या हमारा वाष्प दाब में कमी। अब एक चीज़ हम लिखते हैं किसके लिए, एक डाटा लेते हैं हम विलय के लिए और एक डाटा बनाते हैं हम विलायक के लिए, क्योंकि हमें मोल चाहिए ना, हमें क्या चाहिए, विलय के मोल और विलायक के मोल। अब देखिए W कितना है विलय का 90 ग्राम, यूरिया का M0 कितना होता है 60, तो विलय के मोल कितने हो गए हमारे, विलय के मोल कितने हो गए W/M0 90/60, ये कितना हो जाएगा हमारा 3/2, ठीक है 1.5 आ जाएगा। अब विलायक का कितना है, W कितना है जल 100 ग्राम, M0 कितना है इसका, जल का M0 कितना होता है 18, इसके मोल कितने आ जाएंगे 100/18 आ जाएगा, यहाँ से इसके मोल का मान आ जाएगा। अब आपके पास में विलय के मोल भी है और विलायक के मोल भी है, विलय के मोल भी रख दोगे, विलायक के मोल भी। आई चाहिए आपको, आई होता है विलय से 1/2 गुणांक किससे पता लगता है, विलय से। विलय कौन है हमारा, यूरिया, यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है तो इसका 1/2 गुणांक कितना होगा 1, ये हमने बहुत अच्छे से सीखा हुआ है। ये भी है हमारे पास में, ये भी है, ये भी है। क्या हमारे पास में P0 है, यस, कहाँ है, ये 24 स्टोर है हमारे पास में। अब हमें PS दो जगह है, तो मैं PS को एक ही जगह पे कर लेता हूँ। कैसे करेंगे आप इसे, एक बार इससे इसे भाग दे दे और एक बार इससे इसे भाग दे दे, तो ये बचेगा P0/PS माइनस ये PS क्या हो जाएगा 1, और ये वाला इधर वाला सारा ऐसे ही रहेगा। अब आप क्या करें, जब आपको PS निकालना है तो आप क्या करें, ये वाली टर्म जो इधर से आपका मान सोल्व होके आएगा, ये सब रखने के बाद उस वाले मान को आप इधर ले आए, और इस वाले मान को चाहिए ऐसे भी ना करें, इस वाले मान को आप यहीं रखें, इस -1 को उधर ले जा कितना कर दें +1, और आपको क्या चाहिए PS, तो PS को आप इधर ले आए और P0 को आप इधर ले आए, हो जाएगा ना। तो बाकी आपकी कैलकुलेशन हो सकती है, या इससे भी इजी क्या है कि आप यहाँ से पहले इधर निकाल लें, 1 को इधर भेजने के बाद सारी इधर को सोल्व कर लें, तो PS को इधर निकाल लें और जो वैल्यू आएगी उसमें P0 की मल्टीप्लाई कर दें, तब भी आपका क्वेश्चन हो सकता है। तो क्या आप इसे समझ गए ना, कुछ गलती तो नहीं हुई है ना हमारी, नहीं, ठीक है, ये हमारा ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐसे क्वेश्चंस मतलब 16 आप ही करेंगे वैल्यू पुट करने के बाद। मैं तो आपको बताया कि कैसे यूज़ करते हैं, ये हमारा बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी। अब इससे अच्छे भी हमारे क्वेश्चन होंगे, वो हम सब देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमें हर जगह यूज़ करना है। बस इस फॉर्मूले को आप एक केस में यूज़ नहीं कर पाएंगे, जब वाष्प दाब आप निकाल रहे हो, और वाष्प दाब निकालते दौरान आप इस फॉर्मूले का उपयोग नहीं कर सकते हैं, केवल एक केस के अंदर। अदरवाइज सभी न्यूमेरिकल्स वाष्प दाब के इसी फॉर्मूले से होंगे। वो केस क्या है हमारा, जब विलयन अत्यधिक तनु हो, जब विलयन हमारा अत्यधिक तनु हो, जब विलयन हमारा अत्यधिक तनु हो। आप कैसे पहचानेंगे कि विलयन हमारा तनु है, मैंने आपको बताया है, विलय की मात्रा बढ़ाओ तो सांद्रता बढ़ती है, मतलब वो सांद्र विलयन हो जाता है। विलय की मात्रा बहुत कम होती है तो वो तनु होता है। अब ये बोल रहा है कि विलयन अत्यधिक तनु है, अत्यधिक तनु होने का क्या मीनिंग है, उसमें विलय की मात्रा बहुत ही कम है। जब विलय की मात्रा बहुत कम है तो मैं विलय के मोल भी बहुत ही कम मान लूँगा, उसके अंदर विलय के मोल बहुत कम है और उसमें विलायक के मोल बहुत अधिक होंगे। किसके मोल, विलायक के मोल। अत्यधिक तनु होने का मीनिंग केवल ये है कि विलय के मोल बहुत कम होंगे और विलायक के मोल बहुत अधिक होंगे, मतलब मात्रा ही एक प्रकार से। ठीक है, ये बात क्लियर है आपको। अब हमने एक फॉर्मूला देखा है कि डेल्टा P/P0 इज इक्वल्स टू विलय के मोल पर भाज। इसे आपने समीकरण नंबर 2 दिया है, देखिए एक बार आप चेक करके। इसे आपने क्या दिया है, समीकरण नंबर 2, जो राउल्ट के नियम से हमने सबसे पहले ड्राइव किया था। ये फॉर्मूला था ना हमारा। अब देखिए इसे मैं कैसे खोल सकता हूँ, डेल्टा P/P0 विलय के मोल पर भाज क्या होते हैं, उसके मोल बटे कुल मोल, उसके किसके, विलय के मोल अपॉन विलय के मोल प्लस विलायक के मोल। अब देखिए
ध्यान से समझिए। अब जब विलयन अत्यधिक तनु है तो विलय की मात्रा क्या हमारी बहुत ही कम, और जब किसी की मात्रा बहुत ही कम होती है तो उसके मान को मैं उसमें से क्या कर सकता हूँ, खत्म। अब एक बात ये समझिए कि आपने 1 टन पानी ले लिया है, 1 टन पानी आपके पास में बहुत ज़्यादा पानी है, आपने उसमें 1 ग्राम नमक डाल दिया है, क्या वो उसके वाष्प दाब में कमी लाएगा? अगर कमी लाएगा तो बहुत ही कम मात्रा में, और जब बहुत ही कम मात्रा में लाएगा तो उसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब उसका इफेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ेगा तो मैं क्या करूँगा, उसकी मात्रा को क्या कर सकता हूँ, जीरो, क्या कर सकता हूँ, उसकी मात्रा को वहाँ से ख़त्म कर सकता हूँ। जब उसका प्रभाव ही नहीं आया तो उसकी मात्रा को वहाँ से हटा दो। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा डेल्टा P अपॉन P नोट विलय के मोल। इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। जब इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा तो केवल यहाँ पे कौन रहेगा, विलय के मोल। ओके स्टूडेंट्स, बट ये फॉर्मूला आप कब यूज़ करेंगे, जब विलयन अत्यधिक तनु हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खास बात आपके लिए ये होगी कि आप कैसे पता लगाएंगे। क्वेश्चन में ये हमारा इस केस का न्यूमेरिकल है। इसके लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, मैं आपको बोलूँ कि 90 ग्राम विलय को 100 ग्राम जल में मिलाया गया है तो बहुत ज़्यादा विलय है। तो मैं आपको बोलूँ कि 80 ग्राम विलय को 100 ग्राम विलय को मिलाया गया है, ये उससे कम हो गई है बट अभी बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बोलूँ कि 0.0003 ग्राम विलय को 100 ग्राम जल के अंदर मिलाया है। अब 100 ग्राम विलायक के अंदर, 100 ग्राम विलायक के अंदर ये बहुत ही कम विलय है। ये क्या हमारा बहुत ही कम विलय है। जब ये हमारा कम विलय है और जब विलय की मात्रा कम होती है तो ऐसे केस में हम इस केस का उपयोग करते हैं, अर्थात ऐसे केस में हम इसका फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। समझे नहीं समझे आप? देखिए बस इतनी बात है। क्या, जब हमारा विलयन अत्यधिक तनु हो तो यहाँ पे क्या आ जाता है हमारा P नोट, और जो हमने लास्ट फॉर्मूला ड्राइव किया है उस फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से देखेंगे जिससे हमारे सारे क्वेश्चन होंगे, जिस पे मैंने स्टार की मार्क किया था यहाँ पे, उस फॉर्मूले में यहाँ पे क्या था, P नोट ना होकर यहाँ पे क्या होता है PS, और बाकी सारी चीज़ें ये भी और ये भी क्या रहती है उसमें भी, विलय के मोल और अपॉन विलायक के मोल। क्या ये ऐसे ही रहता है नहीं रहता है? अब मैं आपको बोलूँ बिल्कुल उसी क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस पर 0.002 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल के अंदर मिलाया जाता है। जल का वाष्प दाब 18-24 टोर है, तो विलयन का वाष्प दाब बताइए। अब आप इस क्वेश्चन से इस मेथड से नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये तो किसी मात्रा पे है, तनु पे नहीं है, ये हमारी साधारण मात्रा पे है। अब मैंने जब तनु की मात्रा, जब विलय की मात्रा बहुत कम है, यानी कि विलयन कैसा है तनु, तो उसमें से विलय हटा दिया है। जब विलय हट चुका है तो फॉर्मूला ये वाला यूज़ होगा, समझे ना? तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों यूज़ होते हैं। स्टूडेंट से समझते हैं, कभी इसे यूज़ कर देता है और कभी इसे यूज़ कर देता है। इनका यूज़ होने का जो कारण है वो क्या है, इनकी मात्रा के कारण है। जब विलय की मात्रा बहुत कम होती है, बहुत ही ज़्यादा कम होती है, तो ये वाला फॉर्मूला, और अदर किसी भी मात्रा पे हो, कम ना हो, तो ये वाला फॉर्मूला। आई थिंक आपको वाष्प दाब की गणना करनी आ गई होगी। बस आपको अभी कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले अपनी बुक्स और जो आपके पास में रेफरेंस बुक वगैरह जो भी आपके पास में है, उससे पहले आप क्या करें, न्यूमेरिकल्स देखें। इनके न्यूमेरिकल्स आपसे होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मिलेंगे। उस लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 14 होगा, उसमें हम बात करेंगे वाष्प दाब में अवनमन से संबंधित जो हमारे आंकिक प्रश्न है, जो हमारे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो भी देखेंगे, और जो साधारण भी है हमारे, मतलब जो हमारे स्कूल एग्जाम्स के अंदर भी आते हैं, वो वाले भी देखेंगे। तो आप इस वाले लेक्चर्स को बहुत अच्छे से कवर करें। अभी तक जितना आपको समझाया गया है उसे बहुत अच्छे से कवर कर लें, ताकि न्यूमेरिकल्स में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अब अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू।